हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम अपने फास्ट ट्रैक रिवीजन में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़न रहता है, उसके क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ। और आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जहाँ सेल से स्टार्ट है तो वहीं से हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साइटोलॉजी विज्ञान की भाषा क्या है जिसके अंतर्गत निम्न का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में? किसका? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और ये मैंने आपको बताया है, और पहले भी इस तरह से क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन बार बार कहने पर आप लोगों के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से एक बार याद कर लें आप सब भी। शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई क्या है? तो शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई क्या है? आपकी कोशिका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। किस वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा? तो जीवन का भौतिक आधार कहा है हक्सले ने। और जब विल्सन की बात आएगी तो उन्होंने संगठित समूह कहा है। आगे प्रश्न है, असंख्य छोटी छोटी इकाइयाँ जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं, उनका नाम सर्वप्रथम रखा गया, जिसका श्रेय जाता है किसको? असंख्य छोटी छोटी इकाइयाँ जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती है। सबसे पहले बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी क्या किसकी बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है कोशिका की। ओके, किसकी बात कर रहा है? ये कोशिका की बात कर रहा है। और कोशिका की खोज किसने की है? कोशिका की खोज हमारे जो हैं रॉबर्ट हुक, हाँ, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। और केंद्रक की खोज किसने की है? केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। ओके, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जीवित प्राणी अपनी सभी जैविक क्रियाएं किसके आधार पर पूरी करता है? ऊतक के, कोशिका रस के, जीव द्रव्य की, राइबोसोम्स की, ठीक है। तो किसका? जीव द्रव्य की। तो यहाँ पर जो जीवित प्राणी है वो सभी अपनी जैविक क्रियाएं किसके आधार पर पूरी करता है? तो वह जीव द्रव्य के आधार पर पूरी करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन जो है ये एक तरह की प्रोटीन है, हम सभी जानते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय कोमल धागों के रूप में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कौन सा आर्गन कोशिका के ध्रुव का निर्धारण करता है? तो कोशिका के ध्रुव का निर्धारण की बात अगर करेंगे तो सेंट्रियोल जो है वो कोशिका विभाजन के समय कोशिका के ध्रुव का निर्धारण करता है, ठीक है। और एक बात मैं बताऊं, मेरा टेलीग्राम चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर के नाम से है, आप सब उसको ज्वाइन कर लें। और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैंने उस पर डाल रखे हैं, उससे आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो होम साइंस एग्जाम मास्टर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है। कोशिका के ऊर्जा केंद्र का आकार क्या है? गोलाकार, क्षणनुमा, नाव और इनमें से सभी। तो पहली बात तो ऊर्जा केंद्र के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर गोलाकार भी हो सकता है, क्षणनुमा, नाव के आकार, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? यह अर्धपारगम्य होती है, यह लचकदार और रंधित होती है, यह कोशिका को रूप और आकार देती है, उपयुक्त सभी। तो ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं वो किसकी हैं? कोशिका झिल्ली की है, मतलब सेल मेम्ब्रेन की हैं। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? तो केंद्रक इसका मूल आधार है, जिसके न रहने पर क्या होगा? कोशिका मृत मानी जाएगी। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? तो जो कैरियोकाइनेसिस है वो क्या है? केंद्रक के विभाजन को कहते हैं। डीएनए क्या है? यह एक कोशिका है, यह एक ऊतक है, न्यूक्लिक अम्ल है, उपयुक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये क्या करता है? यही मतलब हमारा जो हेरिडिटी है, इसी से हमें पता चलता है हेरिडिटी का, ठीक। फिर उसके बाद अगला है, किस ऑर्गन के कारण कोशिका में जल संतुलन बना रहता है? तो क्या कौन सा वो ऑर्गन है जिसके कारण कोशिका में जल संतुलन बना रहता है? तो जल संतुलन बना रहता है हमारे वैक्यूल्स के कारण, ठीक है। वैक्यूल्स के कारण जल संतुलन बना रहता है। कोशिका का परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र और सुसाइडल बैग और ब्लड बैंक, ये सारी चीज़ें आपको एक बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका से भिन्न है। क्यों भिन्न है?
क्योंकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इसमें प्लास्टिड जो है ये आपके उसमें आपकी जो पादप कोशिका होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती है और ये जो पादप कोशिका है इसमें भी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन उनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है और मात्रा में कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लास्टिड्स हैं ये हमारे एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। पहला है कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कौन सा ऑर्गन प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किस क्रिया में क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाती है, तो जो माइटोसिस की क्रिया है इसमें क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाती है। और मियोसिस की क्रिया का हमारी जननेंद्रियों में ये मियोसिस का होता है, जिसको हम अर्धकोश के विभाजन के नाम से जानते हैं। कौन सा जीव एक कोशिकीय है, जीवाणु और अमीबा दोनों यहाँ पे क्या लिखा है कि उपयुक्त दोनों, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद अगला है फेफड़े के वायुशल्क मतलब ऑल्वोली किस उपकला एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं, तो ये हमारी किसकी बनी हुई होती हैं, ये शल्की की बनी हुई होती हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, एल्वोली, ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, ये शल्की ऊतक की बनी हुई होती है। रोमक उपकला किन स्थानों पर पाई जाती है, रोमक उपकला जो है ये आपके गर्भाशय नलिकाओं में भी पाई जाती है, ये आपकी श्वास नली में भी पाई जाती है, और ये अमाशय का तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला है, लेकिन आपके ट्रैकिया गर्भाशय मैंने टेलीग्राम पर दे रखा है, वहाँ से आप ज़रूर इसको देख लें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इन्होंने सी माना है, लेकिन ट्रैकिया में भी पाई जाती है, और ये टेलीग्राम पे मैंने अलग से दिया हुआ है, उसको आप देख लें, ज़रूर चेक कर लें कि आपकी रोमक उपकला जो है वो किस जगह पर पाई जाती है। मैंने वहाँ पर लिख दिया है हिंदी में और वहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ग्लोबुलेट कोशिकाएं क्या होती हैं, और ये क्या होती हैं, यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। मांसपेशियां कौन से ऊतक की बनी हुई होती हैं, तो मांसपेशियां जो हैं हमारी पेशीय ऊतकों की बनी हुई होती हैं। हृदय पेशीय किस प्रकार के ऊतक से निर्मित होती हैं, हृदय पेशियां जो हैं ये पेशीय ऊतक से निर्मित होती हैं, फिर बाद में रेखित अरेखित और आपकी हृदय पेशी बाद में डिवाइड होती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कोशिका और ऊतक और अंग यहाँ से प्रश्न मिल रहे हैं। रेखित पेशी ऊतक किस प्रकार का है, जो संयोजी ऊतक है यह हमारी इच्छा से काम करता है, यह अनैच्छिक ऊतक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो रेखित पेशीय ऊतक जो है वो किस ऊतक मतलब कौन सा है, तो ये रेखित मतलब ऐच्छिक, मैंने बताया ना आपको ऐच्छिक, ठीक है। रेखित संयोजी ऊतक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पेशीय के अंतर्गत आता है, तो यह हमारी इच्छा से काम करता है। ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं ना, रेखित होती हैं, ऐच्छिक होती हैं। ऊतक तरल मैट्रिक्स में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है, तो उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो ये है ऊतक तरल मैट्रिक्स है उनमें क्या चीज़ पाई जाती है, ऊतक तरल मैट्रिक्स में पाया जाता है म्यूकस। एक मिनट, म्यूकस नहीं, वहाँ पर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। ऊतक मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। युग्मक कोशिकाएं या गैमीट्स किन अम्लों के द्वारा निर्मित होती हैं, युग्मक कोशिकाएं व गैमीट्स जो हैं वो किन अम्लों के, अम्लों नहीं ऊतकों होगा, ठीक है, किन ऊतकों के द्वारा निर्मित होती हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है जो ये गैमेट्स हैं, युग्मक कोशिकाएं हैं ना, ये सब तो जाइगोट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये किसका, जनन ऊतक के द्वारा निर्मित होता है। एक प्रकार की अनेक कोशिकाएं मिलकर के किस चीज़ का, अनेक कोशिकाएं जब मिलेंगी तो किसका निर्माण करेंगी, ऊतक का निर्माण करेंगी, और जो ढेर सारे ऊतक मिलेंगे तो ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, अंग का निर्माण करेंगे, एक ही तरह के होंगे, फिर अंग होते हैं विभिन्न और वो मिलकर के किसका, तंत्र का निर्माण करते हैं, तो इस तरह से ये चलता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट, कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेंगी, ऊतक का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अंडाणु ओवम को गर्भाशय की ओर प्रवाहित करने में सहायता मिलती है, किसके द्वारा, हृदय ऊतक, रोम गति, म्यूकस, रक्त, तो किसके, रोम गति के द्वारा सहायता मिलती है। पेशियों में सिकुड़न तथा फैलने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो एटीपी पदार्थ के द्वारा मिलती है। प्लूरा क्या है, प्लूरा से प्रश्न आया है कि, और ये प्लूरा हमारा क्या है, ये फेफड़े को ढकने के काम में आता है, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या है, यह एक प्रकार का पेशी तंत्र है, यह एक तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका तथा उसे प्रवर्ध को सम्मिलित रूप है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर
न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिका तथा उसके प्रवर्त का सम्मिलित रूप है। ठीक है, न्यूरॉन्स। कौन से ऊतक में इम्यून करने वाले पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर को रोगमुक्त रखने में सहायता करता है? तो वो कौन सा इम्यून करने वाला पदार्थ, ये कौन सा है हमारा? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, वसा ऊतक? नहीं, लसिकाभ ऊतक होगा। ठीक है, लसिका, ब्लड, वहाँ पर इम्यून करने का काम करता है। बच्चे के जन्म के समय नाभि रज्जु में विद्यमान किस ऊतक से बनी हुई होती हैं? जो उसकी वॉल्टन्स जेली है वो किसकी बनी होती है? यहाँ पर वो म्यूकाइड ऊतक के द्वारा बनी हुई होती है। कौन से ऊतक का निर्माण केवल जन्म से पूर्व हो जाता है? तो कौन से ऊतक हैं जिनका निर्माण जन्म से पूर्व होता है? तो जो हमारे तंत्रिका ऊतक है उनका निर्माण क्या हो जाता है? जन्म से पूर्व हो जाता है। ठीक है, तंत्रिकाएं सबसे पहले इन्हीं का निर्माण होता है। अगला है, ये क्लियर नहीं आया है, मैं आपको बोल दे रही हूँ उसके लिए भाई सॉरी, ये क्लियर नहीं आ पाया है यहाँ पर, मैं आपको प्रश्नों को यहाँ पर बोल दूँगी। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर कौन सा है ये 35, एक ऐसे विशेष प्रकार के ऊतक जो प्रायः शरीर के सभी भागों में व सभी ऊतकों में पाए जाते हैं, तो वो कौन से भाग हैं? तो ब्लड हमें हर जगह देखने को मिलता है ना, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा, एक मिनट, एक विशेष प्रकार के ऊतक जो प्रायः शरीर के सभी भागों में सभी ऊतकों में पाए जाते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं? संयोजी ऊतक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? संयोजी ऊतक। कोशिका के विषय में सत्य है, ये जीवित संरचनाएं हैं, ये केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखी जा सकती हैं, ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, आप आंसर को ध्यान से सुने। अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनने वाली संरचना क्या है? ऊतक है। अभी मैंने आपको बताया। आच्छादक कोशिकाएं पाई जाती हैं शरीर की अस्थियों में, शरीर की पेशियों में, शरीर के रक्त में, शरीर की झिल्लियों में। तो जो ये आच्छादक कोशिकाएं हैं ये कहाँ पाई जाती है? शरीर की झिल्लियों में पाई जाती हैं। मानव शरीर रचना की एक इकाई क्या है? कोशिका है। हाँ, इसके बाद आपको क्लियर दिखेगा, थोड़े से क्वेश्चन थे। एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का कार्य कौन से करेंगे? ये हमारे संयोजी ऊतक करेंगे। जीवित कोशिका का लक्षण नहीं है स्थिरता, जीवित कोशिका का लक्षण नहीं है। वृद्धि, गति, श्वसन सब इसके लक्षण हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कुछ रिक्त स्थान जिसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण खाद्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, वो जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं रिक्तिकाएं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिक्तिकाएं कहते हैं। कोशिका की वृद्धि और प्रजनन अनिवार्य अंग है। वृद्धि एवं प्रजनन किसका अनिवार्य अंग है? तो ये हमारे केंद्रक का अनिवार्य अंग है, क्योंकि इस तरह से केंद्रक होता है और इस तरह से क्या हो जाता है? उसका विभाजन हो जाता है, तो इसका अनिवार्य अंग है केंद्रक का। किस वैज्ञानिक ने प्रत्येक प्रणाली को अनेक इकाइयों का संगठित समूह कहा है? मैंने आपसे बताया था ना, विल्सन ने। और भौतिक आधार किसने कहा? हक्सले ने कहा है। ठीक है, तो संगठित समूह किसने कहा है? विल्सन महोदय ने कहा है। तो ये हमारा यहाँ पर मानव कोशिका के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। फिर अगला जो है हमारा वो स्केलेटल सिस्टम से हम लोग पढ़ेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम के भी बहुत सारे मैंने आप डाउट्स और कुछ चीज़ें आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने टेलीग्राम पर दे रखा है, वहाँ से आप ज़रूर देख लें। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? मांसपेशियाँ, अस्थियाँ, कोशिका, इनमें से सभी। तो क्या है? अस्थियाँ हैं। अस्थियों को अंदर खोखले भाग में एक गूदा भरा रहता है जिससे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा कहाँ पर ज़्यादा पाया? कौन सी अस्थियों में? लंबी अस्थियों में ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ पे? हमारे जो ये है हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें, मेरुदंड में होता है। अगला है अस्थिच्छद मतलब पेरियोस्टियम क्या है? तो यह अस्थियों को मतलब ढकने वाला क्या होता है? ये आवरण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि अस्थियों को ढकने वाला कड़ा आवरण जो है वो क्या हम अस्थिच्छद या पेरियोस्टियम कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उपास्थि नामक पदार्थ बनता है। उपास्थि, अस्थि नहीं पूछ रहा है, उपास्थि पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉन्ड्रिन।
ठीक है, कॉन्ड्रिन। अगर उसी जगह अस्थि में पूछता कि किससे, कौन सी प्रोटीन से, तब ओसिन हो जाता है, अगर अस्थि पूछता तब, ठीक है। और इसलिए ये कार्टिलेज पूछा है, उपास्थि पूछा है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ड्रिन हो जाएगा। हमारे हाथ व टांगों की अस्थियों के लचीले, लंबे व खोखले होने का क्या लाभ होता है? हाथ पैर अन्य अंगों से लंबे रहते हैं, इनसे काम करने में, जैसा सामान उठाने में लाभ रहता है, और है इनमें शरीर लचीला, दृढ़ व बोझ उठाने में समर्थ है, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें सही बात है। अस्थि में अंतर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसे ओसीन कहते हैं। अस्थि में अभी मैंने आपसे ओसीन की बात की थी ना, तो ओसीन क्या, उसको क्या कहते हैं? ओसीन कहते हैं जो किससे बना हुआ होता है। तो ओसीन किससे बना हुआ होता है? मैंने बताया था प्रोटीन है, 40 और 60 का रेशियो होता है। हमारे शरीर के किस भाग में टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां पाई जाती हैं? रीढ़ में भी पाई जाएंगी, जबड़ा व तालू में भी, कनपट्टी में भी, इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा। जत्रुक अस्थि हमारे शरीर में पाई जाती है, जो होती है शंख, घोड़े की नाल, चमगादड़, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ये जत्रुक अस्थि है ये चमगादड़ के आकार की होती है। नाम ही कुछ अजीब सा है, तो आप याद कर लें। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। और अगर शंखास्थि की बात करें तो शंखास्थि की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? तो शंखास्थि की संख्या 2 होती है। तो ये सब किसकी है हमारी? ये हमारे कपाल की हड्डियों के नाम हैं। और गोल गोल छोटी अस्थियां शरीर के किस अंग में पाई जाती है? टांगों में, खोपड़ी में, कलाई में और रीढ़ में। तो ये कौन सी किस में पाई जाती हैं? कलाई में पाई जाती हैं, ठीक है। कलाई में आपके पाई जाती हैं, जिसमें आपके मणिबंध की बात हम लोग करते हैं, कार्पल्स की बात करते हैं, तो वो किस में पाई जाती हैं? कलाई में पाई जाती हैं। और हर एक जो आपके कार्पल्स हैं, मणिबंध हैं, उसमें 8 हड्डियां होती हैं। तो दोनों हाथ में मिला करके कितनी हो जाएंगी हमारी? 16 हड्डियां हो जाती हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारा अच्छा, अगर देखा जाए तो रीढ़ में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 33 पाई जाएंगी। आपकी खोपड़ी में कुल मिलाकर के 22 पाई जाती हैं, जिसमें से कपाल में 8 और चेहरे में 14 पाई जाती हैं। टांगों की बात करें तो टांगों में कितनी? 60 हो गई हमारी। और आपके और ऊपर अपर लिम्स की बात करें, मतलब दोनों हाथों में, उसमें भी 60 हो गई। कलाई में हमारी 14 हो गई। और आप बात करते हैं हथेली की, जिसके मेटाकार्पल्स हैं, उनमें कितनी पाई जाती हैं? 5 पाई जाती हैं। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हाथों मिला करके 10 हो जाएंगी। और जो आपकी अंगुलास्थियां हैं, जिसको आप क्या फेलेंजेस भी कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या एक हाथ में 14 होती है, तो दोनों हाथ में मिला करके कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन, ये आप बिल्कुल संख्या तो बिल्कुल याद कर लें और कोशिश करें कि हड्डियों के नाम भी आपको याद हो जाए। ओके। फिर खोपड़ी के किस आकार की अस्थियां पाई जाती हैं? खोपड़ी में आपके किस आकार की अस्थियां पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में लंबी है, चपटी हैं, छोटी हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो खोपड़ी में आपके जो आकार की अस्थियां पाई जाती है, चपटी अस्थियां पाई जाती हैं। खोपड़ी में कौन सी? चपटी अस्थियां पाई जाती हैं। और जो ये जो चपटी अस्थियां हैं, ये इनको जिसको हम लोग अचल संधि के अंतर्गत आता है ना, कपाल की चपटी अस्थियां जो हैं वो अचल संधि के अंतर्गत आती हैं। और कौन सी संधि होती है उसमें? सीवन संधि होती है। कौन सी? सीवन संधि होती है। चपटी अस्थियां जो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि नवजात शिशु को खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टांगे घुमावदार हो जाएंगी, गर्दन झुक जाएगी, कमर झुक जाएगी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? उसकी क्या होंगी? टांगे घुमावदार हो जाएंगी। फिर सोते समय अधिक मोटा या ऊंचा तकिया लगाने से बच्चे को प्रयोग नहीं कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? गर्दन में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, गर्दन की कशेरुकाएं आगे की ओर झुक जाएंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर गर्दन की कशेरुकाएं आगे की ओर झुक जाएंगी। ऐसे कौन से कोमल अंग हैं जिन्हें अस्थियां सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो अस्थियों के कार्य जब आते हैं तो सुरक्षा प्रदान करना। तो कोमल अंग आपके जो वक्ष स्थल पर है वो हृदय। अगर प्रश्न आता है कि वक्ष में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो वक्ष में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो 29 अस्थियां? सबसे पहले अगर हम बात करें उरोस्थी जो कटार के आकार की होती है, ये प्रश्न यहाँ से आया हुआ है इसलिए बता रही हूँ मैं। एक है। फिर अंश फलक, जिसको वो आप कहते हैं स्कैपुला, इसका भी पिक्चर मैंने डाल रखा है टेलीग्राम पे, आप जरूर वहाँ से जा करके देखें। फिर अंश फलक की बात
बात करते हैं तो अंश फलक की जो संख्या है वो 2 है। और फिर उसके बाद इसमें भी आपका कॉलर बोन है, कॉलर बोन हम सभी जानते हैं उसकी संख्या कितनी है, 2 है। और पसलियाँ जो रिब्स हैं, रिब्स की संख्या कितनी है, 24 है। इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 29 अस्थियाँ आपको वक्ष स्थल पर देखने को मिलेंगी। तो धड़ की अस्थियों में 3 भागों में बांटा गया है, वक्ष, मेरुदंड और उदर। उदर में एक ही अस्थि श्रोणास्थि पाई जाएगी। मेरुदंड में हम सभी जानते हैं कि कितनी अस्थियां, 33 अस्थियां पाई जाती हैं। अभी आएगा तो मैं इसको कायदे से आगे बता दूंगी। धड़ में कटार के आकार, देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, धड़ में कटार के आकार की एक अस्थि पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हसली कहते हैं, उरोस्थि कहते हैं, अंशफलक कहते हैं, पसलियां कहते हैं। जी नहीं, उसको क्या कहते हैं, उरोस्थि कहते हैं। उरोस्थि स्टर्नम कहते हैं, जो कटार के आकार की होती है, इस तरह से रहती है। फिर इधर इधर रिब्स रहती हैं। तो यहाँ बिल्कुल कटार के आकार की, आप पिक्चर मैंने दिया है टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे ज़रूर वहाँ से देख लें। अस्थि के निर्माण में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोक्लास्ट। इसमें ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या करती हैं, ये अस्थि का विनाश करती हैं। ठीक है। फिर वयस्कों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से एक रोग हो जाता है। वयस्क की बात कर रहा है इसलिए ऑस्ट्रोमलेशिया लगाएंगे, वृद्ध की बात करता तो हम ऑस्ट्रोपोरोसिस लगाते। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में एटलस के आकार की अंगूठी के समान रचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, शिरोधार कहते हैं। जो आपकी जो पहली अस्थि है वो एटलस है। यहाँ पर 7 एक पाई जाती हैं। ठीक है। 7 जो हैं वो ग्रैव कोशिकाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कर्विकल्स। ठीक है। ग्रैव कोशिकाएं हैं जिसमें कितनी पाई जाती हैं, 7 पाई जाती हैं। फिर उसके बाद हमारी आती हैं वक्ष कशेरुकाएं। वक्ष कशेरुकाओं की संख्या, वक्ष आपसे आप ये याद रखेंगे कि वक्ष में कितनी हमारे 24 पसलियां होती हैं। तो 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, तो आप इससे याद रखेंगे कि 12 है। तो जो आपकी वक्ष कशेरुकाएं हैं वो 12 है। कटी प्रदेश की कशेरुकाएं 5 हैं। फिर उसके बाद त्रिक प्रदेश की कशेरुकाएं 5 हैं। और अनुत्रिक प्रदेश की, जिसको पुच्छ कोशिका भी कहते हैं, अनुत्रिक प्रदेश की कोशिकाएं कशेरुकाएं 4 हैं। तो ये बाद में चारों मिलकर के एक हो जाती हैं, ये पांचों मिलकर के एक हो जाती हैं। यही दोनों में चेंजेस होते हैं बस, और उसकी स्थिति सेम बनी होती है। तो अक्सर प्रश्न आ जाता है कि बचपन में कितनी होती हैं, तो 33, और बाद में जुड़ने के बाद कितनी हो जाती हैं, तो 26। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, कशेरुका किस भाग में सुषुम्ना नाड़ी में रहती है। कशेरुका किस भाग में सुषुम्ना नाड़ी में रहती है, बिल्कुल रट लीजिए, तंत्रिकीय चाप में रहती है। 2 कशेरुकाओं के बीच में संधियां पाई जाती हैं जो कार्टिलेज की बनी होती हैं, जिससे उछलने कूदने और उनमें कोई हानि नहीं होती। तो वो कौन सी है, विसर्पी फिसलने वाली होती हैं। सीरिका, सीरिका कहाँ है, सीरिका नाक के बीच की दीवार बनाती है। ठीक। अब आपको याद रहेगा ये क्या, नाक के बीच की दीवार बनाती है सीरिका। इसकी संख्या कितनी होती है, 1। और ये कहाँ की अस्थि है, ये हमारे चेहरे की अस्थि है। जंबिकास्थि, जबुकास्थि, कपोलास्थि, तालव अस्थियां, स्पंजी अस्थियां, नासास्थि, अश्वास्थि, सीरिका या वोमर या हॉयड। ठीक है। वो जो आपका सीरिका है और हॉयड है वो 1-1 संख्या में है। और फिर जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो मैक्सिलरी, जिसको जंबिकास्थि, चंबुकास्थि कहते हैं, वो भी 1-1 संख्या में है। इसके अलावा जितनी है वो सारी 2-2 हैं। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, अक्षक, एक्सिस के ऊपर की ओर क्या होता है जिस पर शिरोधार टिकती है और जिसके कारण हम अपने सिर को गतिशील कर पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसे पूछेगा, जब आपकी कील, जब यहाँ पर एक जब संधियाँ हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कीलदार संधि है, धुरीदार संधि है, उसमें क्या होता है, वही वो संधि है जिसमें अस्थि के छिद्र में खूंटे की भांति धंसा रहता है, जैसे कि खोपड़ी। ठीक है। जैसे कि खोपड़ी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, खूंटी या कंटक। ठीक। खूंटी या कंटक। फिर अगला है, ये हमारी अचल संधि के अंतर्गत आती है, चल संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है। कौन सी संधि, चल संधि के अंतर्गत आती है। नितंबास्थि में एक गड्ढा होता है और उसकी जांघ में उर्वास्थि का गोल सिरा गति करता है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, श्रोणी उलूखन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, श्रोणी उलूखन कहते हैं। कर्भार अस्थियां, मेटाकार्पल्स हैं, 5 अस्थियों से मिलकर बनी है, जो कि कहाँ पाई जाती है, तो मेटाकार्पल्स जो है वो कहाँ पाई जाती है, ये हथेली में पाई जाती है। कार्पल्स मतलब कलाई में पाई जाती हैं। ठीक है। जांघ में हमारी फीमर पाई जाती है। और मेरुदंड में, अभी आपको मैंने बताया कि मेरुदंड में पाई जाने वाली अस्थियां होती है 33, उनकी संख्या 33 है। और कौन सी, ग्रैव कशेरुक, वक्ष कशेरुक, कटी कशेरुक, त्रिक कशेरुक, अंतरिक कशेरुक मेरुदंड में पाई जाती हैं। 5 प्रकार की हो गई। ठीक है। आपकी, आप इसको बिल्कुल याद कर लें, 7, 12, फिर उसके बाद है 5, 5, 4। ठीक।
5 5 4। और सबसे मजबूत जो होती है वो कटी प्रदेश की जो कशेरुकाएँ हैं वो सबसे मजबूत होती हैं। और कलाई में कितनी पाई जाती हैं? आपकी कलाई में, जिसको मैं बता रही थी अभी आपको, कार्पल्स में कितनी पाई जाती हैं? ये 8। एक कलाई में कितनी पाई जाती हैं? 8। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16। ओके, तो अगला है हमारा, तो आपकी मेटाकार्पल्स कहाँ? ये आपके हथेली में पाई जाती हैं। इसी के कारण क्या होता है? अंगूठा सारी उंगलियों के सामने आ जाता है। मणिबंधिका कार्पल्स कितनी अस्थियों से बनी हुई होती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था मणिबंधिका जो है कार्पल्स 8 अस्थियों से और मेटाकार्पल्स 5 अस्थियों से। ओके, अगला है 5 लंबी व सीधी अस्थियों से मिलकर बनने वाली पैर की अस्थियों को क्या कहते हैं? तो 5 लंबी और सीधी अस्थियों से मिलकर बनने, उसको क्या कहते हैं? तो उसको तलुआ कहते हैं, मेटाटार्सल्स कहते हैं। 5 लंबी व सीधी अस्थियों से मिलकर बनने वाली पैर की अस्थियां को क्या कहते हैं? तो उसको तलवा कहते हैं। मेरुदंड की त्रिकास्थी हड्डियां जुड़कर एक हड्डी का रूप धारण कर लेती हैं, तो ऐसे जोड़ी ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं जिसमें गति शून्य होती है, उसमें की गति नहीं होती है? तो उसको कहते हैं सिनकोड्रोसिस कहते हैं। उस ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं? सिनकोड्रोसिस कहते हैं। खोपड़ी का जोड़ एक विशेष प्रकार के अचल जोड़ है जो निकले दांतों के कटाव जैसा एक दूसरे के सिरों में फंस जाता है। तो उसके अंतर्गत क्या आता है हमारा? तो वो सूचर जोड़ है, कीलक जोड़ है, धुरीदार जोड़ है, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो हम लोग इसको जानते हैं कौन सा है? ये पीवट जोड़ है, धुरीदार जोड़ है, एक दूसरे में जाकर के फंस जाता है। ठीक, फिर उसके बाद फिर साइनोवियल स्राव। साइनोवियल स्राव क्या है? 2 अस्थियों को जोड़ने वाला पदार्थ, संधियों को चिकना व गति प्रदान करने वाला पदार्थ, तंतुमय संयोजी ऊतक और इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है संधियों को चिकना व गति प्रदान करने वाला स्राव कौन सा स्राव है? साइनोवियल लिक्विड या साइनोवियल स्राव के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक गतिशील संधि कौन सी मानी जाती है? तो सबसे ज़्यादा गतिशील संधि है वो कौन सी? गेंद और प्यालेदार संधि होती है, बॉल सॉकेट संधि होती है। अगला है हमारा हिंज जोड़ जो है, हिंज जोड़ ये हमारे कोहनी घुटने में पाया जाता है। कीलदार तथा धुरीदार संधि ये हमारी खोपड़ी में पाई गई है। फिसलने वाली संधियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारी कशेरुकाओं में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद गेंद और प्याले, जो आपकी गेंद और प्यालेदार संधि है वो आपकी कहाँ पे पाई जाएगी? वो जहाँ पे आपके ये फीमर हड्डी प्यालेदार जो संधियाँ हैं वो गेंद और प्याले में, जैसे जांग की फीमर गोल अस्थि का सिरा श्रोणी मेखला की प्यालेदार गुहा में फंसा रहता है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, फिर अगला है किस संधि में अस्थि का एक सिरा दूसरी अस्थि के छिद्र में खूंटे की भांति धंसा रहता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, तो आंसर है कीलदार या धुरीदार संधि। फिर अगला प्रश्न है संधान संधि कौन सी संधि है? तो संधान आप इसको रट लीजिए, ये क्या है? अपूर्ण संधि है। फिर स्कंधास्थि अंश मेखला के ऊपर छोटा व चपटा भाग कहलाता है जिसमें हंसली संचालित रहती है। तो वो क्या है? एक्रोनियम प्रवर्ध है। ठीक है, क्या है? एक्रोनियम प्रवर्ध है। प्रत्येक पसली मध्य में से जुड़ी रहती है। तो प्रत्येक पसली जो है वो किसके मध्य से जुड़ी रहती है? अंतर परशुका पेशी के मध्य से जुड़ी रहती है। प्रत्येक पसली जो है ये अंतर परशुका पेशी से जुड़ी रहती है, इसको याद रखिए। मेरुदंड कई छोटी छोटी तथा टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों से बना होकर एक श्लाका दंड के रूप में होता, तो ये तो इसमें सबसे तो क्या होता कि जो इलास्टिसिटी है जिसमें जिसे हम झुक जाते हैं, घूम जाते हैं, बोझ उठा लेते हैं, तो ये सब नहीं कर पाते ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या होता है आपका? करेक्ट हो जाता है। उपास्थि या कार्टिलेज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? ये आपके हाइलाइन कंचाभ हैं, श्वेत तंतु हैं, ठीक है, और इलास्टिक कार्टिलेज हैं। तो ये उपास्थि या कार्टिलेज, इसको याद रखिएगा, ये इनमें से सभी। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हाइलाइन है, श्वेत तंतु हैं और इलास्टिक कार्टिलेज, इनमें से सभी उपास्थि के प्रकार भी 3 ही हैं। सांहत अस्थि ऊतक मतलब कॉम्पैक्ट टिश्यूज क्या है? यह कठोर तथा सघन होते हैं, यह चपटी तथा लंबी अस्थियों में पाए जाते हैं, यह सभी प्रकार की अस्थियों में एक पतले आवरण के रूप में पाए जाते हैं, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी।
इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? तो इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये कहाँ, यूस्टेशियन नली में पाया जाता है। ये कान के अंदर की नली है, ठीक है, तो इसी को यूस्टेशियन नली में पाया जाता है। ओके, सबसे अधिक मजबूत कार्टिलेज निम्न में से कौन सा है? तो हाइलाइन है, श्वेत तंतु है, इलास्टिक है, और सबसे ज़्यादा क्या है, जो फाइबर वाला है उसको आप याद रखेंगे, तंतु, श्वेत तंतु है। अगला है, झिल्लियाँ या कलाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो झिल्लियाँ ये म्यूकस हैं, फिर उसके बाद ये हैं साइनोवियल हैं, और सिरमी जिसको कि सेरस कहते हैं। तो ये झिल्लियाँ या कलाएँ क्या होती हैं, ये सभी प्रकार की होती हैं। अगला है हमारा, सिरमी कहाँ पाई जाती है? तो वक्ष तथा उदर पर, याद रखिएगा, ठीक है, वक्ष तथा उदर पर पाई जाती है। म्यूकस कला के स्राव में क्या पाया जाता है? तो म्यूकस जो आपकी कला है उसके स्राव में क्या पाया जाता है? जल भी पाया जाएगा, लवण भी, म्यूसिन प्रोटीन भी, इनमें से सभी। यहाँ पर करेक्ट आंसर इनमें से सभी होता है। म्यूकस कला के स्राव में क्या, जल, लवण और म्यूसिन प्रोटीन, ये सब कुछ पाया जाता है। पुच्छ कशेरुकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बिल्कुल नीचे वाली, अभी मैंने आपको बताया था ना, पहले त्रिक फिर अनुत्रिक, ठीक है, पहले त्रिक फिर अनुत्रिक, तो इसको आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। और अनुत्रिक कोशिका जो कशेरुकाएं हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 4। त्रिक कोशिका कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? त्रिक कशेरुकाओं की संख्या 5 होती हैं। वक्ष कशेरुकाओं की 12, गर्दन की कशेरुकाओं की संख्या 7, ठीक है, और ये बाद में त्रिक और अनुत्रिक ही चेंज होकर के एक एक हो जाती हैं, जिससे कि संख्या 26 हो जाती है। अगला है, खोपड़ी के कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो जो खोपड़ी है उनमें कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 22 अस्थियां। तो आप थोड़ा सा इसके केयरफुली रहिएगा कि खोपड़ी है तो यहाँ कपाल और खोपड़ी में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो कपाल में 8 और चेहरे में 14, कुल मिलाकर के कितनी अस्थियां हो गई? 22 अस्थियां हो गई। वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? अभी मैंने आपको बताया वक्ष में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। अलग अलग विभाजन भी मैंने बताया क्या क्या चीजें हैं। आपकी उरोस्थी, कौन सी? उरोस्थी। उरोस्थी की संख्या कितनी है? उरोस्थी की संख्या 1 कटार के आकार की। फिर आपकी स्कैपुला अंश फलकास्थी, ठीक है, कौन सी? अंश फलकास्थी, या अंश फलक याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, या फिर स्कैपुला आप याद कर लें। इनकी भी संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलर बोन की संख्या 2 हो गई, और फिर उसके बाद हमारी रिब्स आती है। हम सभी जानते हैं रिब्स की संख्या कितनी है? 24 है, 12 जोड़ी। तो कुल मिला के टोटल करेंगे तो 29 हो जाएगी। स्टर्नम क्या है? उरोस्थी है, उसकी संख्या 1 और कटार के आकार की होती है। इंग्लिश में भी कभी आ सकता है, इसलिए स्टर्नम बार बार बता रही हूँ। उपास्थि क्या है? कार्टिलेज क्या है? एक प्रकार की कठोर अस्थि है? नहीं, एक प्रकार की चल संधि है। एक विशेष प्रकार का पुष्ट ऊतक होता है जिसमें चोट सहने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। बहुमेंट संधि क्या है? तो बहुमेंट संधि, और इससे पहले जो एक संधि बताई थी वो अपूर्ण संधि थी, ठीक है। तो आपकी जो ये बहुमेंट संधि है वो अचल संधि है, ठीक है। कौन सी है? अचल संधि है। मानव के मस्तिष्क में कोश के अस्थियों का परस्पर किस प्रकार की संधियां से जुड़ी हुई होती हैं? तो मानव के जो मस्तिष्क है वहाँ पर हम सभी जानते हैं अचल संधियों से जुड़ी हुई होती है। शरीर की अस्थियों की उपयोगिता है क्योंकि वह शरीर को आकृति प्रदान करती है, शरीर को भीतर कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। छोटे बच्चों के कशोरिक दंड में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो छोटे बच्चों की 33 होती है, और बाद में कितनी हो जाती हैं? 26 हो जाती हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपका ये स्केलेटल सिस्टम भी आपका खत्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करने से आपको फायदा यही होगा। प्रवारिणी क्या है? प्रवारिणी यह एक रेखित पेशी का नाम है। यह आपका अस्थि को ढकने वाला आवरण है। यह एक पतली पारदर्शक झिल्ली है जो कि जो मांस को ढके हुए रहती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो ये वाला जो नया स्टार्ट हो रहा है ये हमारा कौन सा है? ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, पेशीय तंत्र है। तो उसी में है कि प्रवारिणी क्या है? तो प्रवारिणी यह एक पतली पारदर्शक झिल्ली होती है जो मांस को ढके हुए रहती है। मस्कुलर सिस्टम से ये क्वेश्चन है। आगे के सारे क्वेश्चन आपको मस्कुलर सिस्टम से देखने को मिलेंगे। मांसपेशियां अपने किस गुण के कारण शरीर को गति प्रदान करने में समर्थ होती हैं? लचीला होना, तनावदार होना, संकुचन एवं फैलने का गुण, उपयुक्त सभी। तो मांसपेशियां अपने किस गुण के कारण शरीर को गति प्रदान करती हैं? तो संकुचन एवं फैलने के गुण के कारण। पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? तो पेशी अस्थि से किसके द्वारा? कंडराओं के द्वारा जुड़ी हुई होती है, पेशी अस्थि से। तो ये हमारे क्या हो गए?
टेंडन, ठीक है, ये टेंडन है। और फिर उसके बाद टेंडन, कंडराएं क्या है यहाँ पे, यह पुष्ट रेशे हैं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़े रहते हैं। जब पेशियां गति करते समय संकुचित हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, लंबाई में बड़ी हो जाती हैं, लंबाई में छोटी हो जाती हैं, और कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गति करते समय जब संकुचित हो जाती हैं तो क्या होती हैं, लंबाई में छोटी हो जाती हैं। पेशियों का आकार में कैसी होती हैं, चपटी, टेढ़ी मेढ़ी, तकली नुमा, गोल, तो तकली नुमा आकार की होती हैं। अगला है, शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं, कितनी मांसपेशियां होती हैं, यहाँ पे 500 से 600 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर वैसे 639 ना, ये है मांसपेशियों की संख्या एग्जैक्ट। कंकालीय पेशियां हैं, कंकालीय पेशियां कौन सी हैं, ऐच्छिक हैं, अनैच्छिक हैं, उपयुक्त दोनों हैं, इनमें से सभी। तो जो आपकी कंकालीय पेशियां हैं उसमें क्या है, वो ऐच्छिक हैं। अच्छा, ऐच्छिक क्यों है कंकालीय पेशियां, क्योंकि ये जो हड्डियां होती हैं उनसे संयोजी ऊतकों से डायरेक्टली जुड़ी हुई रहती हैं, इसीलिए ऐच्छिक के अंतर्गत आती हैं। लिम्स में हाथ, पैर, पीठ। अगली है, मांसपेशियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है, शरीर के मुख्य बाह्य अंगों में, शरीर के कोमल अंगों में, शरीर के लगभग सभी स्थानों पर, तो हम सभी जानते हैं सभी स्थानों पर पाई जाती हैं। पेशियां थकावट होने पर क्या होता है, पेशियों के थकावट होने पर अंगों में गति के परिचालन व नियंत्रण करने की तंत्रिका केंद्र थक जाता है। प्रेरक तंत्रिका पेशियों की गति का संदेश में ढील करने लगती है, कार्यक्षमता कम हो जाती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सारी चीजें हो जाती हैं जब हमें फटीग, थकान होती है। पेशी की कार्यक्षमता किस पर निर्भर करती है, जितनी बड़ी एवं मजबूत होगी उतनी ही पेशी क्या होगी, कार्यक्षमता उसकी ज्यादा होगी। तुंद क्या है, तुंद या पेशी का मध्य भाग है। अगला प्रश्न है, शरीर में थकावट क्यों होती है, निरंतर लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती हैं, ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्वों का ज्वलन ऑक्सीजन की कमी के कारण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, अधिक मात्रा में CO2 लैक्टिक एसिड उत्पन्न हो जाता है, और उपयुक्त सभी। तो देखा जाए तो वैसे तो अगर कुछ और होता ऑप्शन में तो हम इसी को करेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है। गहरी हल्की रेखाएं किस प्रकार की मांसपेशियों में पाई जाती हैं, तो गहरी हल्की रेखाएं की बात हम कर रहे हैं, तो मैंने बताया रेखित में क्या हमेशा आप ऐच्छिक याद रखेंगे, अरेखित में अनैच्छिक याद रखेंगे। फिर उसके बाद अरेखित पेशियों पर नियंत्रण, रेखित ने अरेखित पेशियों पर नियंत्रण होता है किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आपकी अरेखित पेशियां हैं उन पर किसके द्वारा नियंत्रण, किसी के भी द्वारा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक, फिर अगला है हमारा वो स्वायत्त वाली है ना, मरणोपरांत मुर्दे का शरीर अकड़ जाता है क्योंकि मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं, मांसपेशियों में पाए जाने वाले रस तरल पदार्थ जम जाते हैं, तो ये यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यायाम का मांसपेशियों से क्या संबंध है, मांसपेशियों को थकान होती है, कठोर हो जाती हैं, बुरा प्रभाव पड़ता है, स्फूर्ति आती है तथा मांसपेशियां, जिससे कि मांसपेशियां का समुचित विकास हो पाता है। मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम व विश्राम, स्वच्छ वायु, इनमें से सभी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात है, पॉजिटिव हैं सारी चीज़ें, तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर। हृदय पेशियों की विशेषताएं हैं कि ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये ऐच्छिक रूप से तो कार्य करती नहीं है। ऐच्छिक पेशियां, इनमें गहरी हल्की धारियां पाई जाती हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, तो यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि इनका नियंत्रण होता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। कौन सी पेशी की क्रिया पेशी जन्य है, तो जो हृदय पेशी है उसकी क्रिया क्या है, पेशी जन्य है, मायोजेनिक होती है। अगला है, रेखित पेशी में प्रबल संकुचन के समय पेशी तंतुओं की संकुचन दर कितनी बढ़ जाती है, तो रेखित पेशी में प्रबल संकुचन के समय पेशी तंतुओं की संकुचन दर कितने बढ़ जाती है, 50 प्रति सेकंड बढ़ जाती है। पेशी संकुचन के लिए शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ATP से मिलती है। ठीक, ATP कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ऑक्सीजन भंजक क्या है, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन के जलने पर CO2 तथा H2O का उत्पन्न होना। अगला है, पेशियां
शरीर के लिए उपयोगी हैं क्योंकि यह शरीर को क्या करती हैं, यह शरीर को प्रदान करती हैं, शरीर को सुडौल बनाती हैं, शरीर को सुंदर बनाती हैं। उपयुक्त सभी, अब ये शरीर को क्या प्रदान करती हैं ये नहीं लिखा हुआ, सुंदरता प्रदान करती हैं। ठीक, कंकाल तंत्र की सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र क्या है, पेशी तंत्र। कंकाल तंत्र के ऊपर पेशियां होती है तभी सुंदर लगता है। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे अस्थियों के ऊपर क्या पाया जाता है, तो उसके ऊपर क्या पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती हैं। प्रश्न को इस तरह से देख लें आप। तो इस तरह से हमारे 3 यूनिट मैंने ख़त्म कर दी है आपकी। तो आपका सेल हो गया और फिर उसके स्केलेटल सिस्टम के बाद मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रश्न आते हैं तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। और आगे भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी 3-3 करके, और आपका ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा ख़त्म हो जाएगा जिसमें आप घबराते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।